Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of December 2021, Tuesday. Inspiration of the day is never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Bangladesh to be India's fourth largest export market. So Bangladesh may become India's fourth largest export destination in financial year 2022 as per the recent data. Previously, it used to be at the place of fifth. तो बांग्लादेश फाइनेंशियल ईयर 22 के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में आ सकता है। पिछले 2 सालों में बांग्लादेश की जो रैंक थी वो फिफ्थ प्लेस पर थी, यानी फिफ्थ पोजीशन थी। एंड दिस कम्स एज द इकोनॉमिक बूम ऑफ द ईस्टर्न नेबर कंट्रीज that has fueled the India's export growth as well. So because of the economic growth that Bangladesh has achieved, its export has increased significantly, and with the increase in export there is a increase in import, and India is one of its importer countries. So because of the economic boom, India's export to Bangladesh has increased significantly in financial year 22 as per the data available. And if we talk about only financial year 22, so in the first 7 months of financial year 22, export to Bangladesh has increased up to 81% over the same period in the preceding years. तो पिछले साल के कंपैरिजन में 81% का इंक्रीज देखा गया है इंडिया का बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में। और इंडियाज एक्सपोर्ट टूवर्ड्स बांग्लादेश, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली $7.7 बिलियन था। And this 81% increase into the India's exports to Bangladesh has made Bangladesh fourth largest export destination of India. So अगर बांग्लादेश फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है तो डेफिनेटली टॉप 3 भी होंगे। तो टॉप 3 कौन से हैं? यूएस, यूएई एंड चाइना। तो आफ्टर यूएस, यूएई एंड चाइना, now Bangladesh is one of the largest export destination for India. हालांकि अगर इंक्रीज़ की बात करी जाए तो बांग्लादेश की जो सिग्निफिकेंट पोजीशन आई है इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोफाइल में, ये पिछले साल ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल हुई है। और जिस तरह से बांग्लादेश ने इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी रजिस्टर करी है इन साउथ एशियन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड्स एज पर द बांग्लादेश और एज पर द हिस्ट्री ऑफ एनी एशियन कंट्री। उसके बाद से इमीडिएटली लास्ट ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 20 में बांग्लादेश के जो डेटा थे दैट हैज़ सरप्राइज द एनालिस्ट, और बांग्लादेश डायरेक्टली 9th पोजीशन से इंक्रीज करके 5th पोजीशन पर बांग्लादेश ने जंप किया था। और उसके बाद से बांग्लादेश का जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोफाइल में, और इस साल के डेटा के अकॉर्डिंग इट हैज़ अटेन्ड द 4th प्लेस। तो किस सेक्टर में अगर हम देखें तो इंडिया के किस सेक्टर में या बांग्लादेश ने बेसिकली किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर करी है? जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया सर्विस सेक्टर, मोर स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में सब अच्छी की वजह से इंडिया का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। बांग्लादेश ने डेफिनेटली बांग्लादेश का जो कोर सेक्टर था, जो कोर बांग्लादेशी कॉम्पिटेंसी थी, कौन सी? टेक्सटाइल। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स इसमें, और गारमेंट्स के केस को या गारमेंट सेक्टर को के कारण बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव करी हुई है। बांग्लादेश ग्रोथ स्टेम्स लार्जली फ्रॉम इट्स सक्सेस एज अ एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट का 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब अगर बांग्लादेश 100% एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें 80% टेक्सटाइल या गारमेंट का शेयर है। और इसके बाद जो बांग्लादेश का अगर पैटर्न देखें तो रेमिटेंस हैज़ ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया के केस में भी रेमिटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज अमाउंट टू 6% ऑफ द GDP ऑफ बांग्लादेश। तो
remittance or textile sector was the prominent area where Bangladesh has actually registered the significant growth, और उसकी वजह से बांग्लादेश ने इकोनॉमिक मिरेकल रजिस्टर किया है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश के इंटरनेशनल बिजनेस पर भी देखने को मिला है, एंड दैट इज़ वाई बांग्लादेश कंटिन्यूसली emerging itself as a main export land for India. And this is the India's exports story. Top 5 export destination of India from April to October financial year 22. तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, US, UAE, चाइना एंड बांग्लादेश, एंड 5th पोजीशन पे कौन है? हांगकांग है, जो कि इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और अगर टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करी जाए कि अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से या बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, ऐसे कौन कौन से कमोडिटी हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को? तो 5 अगर टॉप कमोडिटीज़ की बात करी जाए तो कॉटन, सीरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, व्हीकल पार्ट, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लाइंसेस। तो ये टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो एक न्यूज़ एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी दी हुई है। एक्सपोर्ट राइज टू 36% टू $23.8 बिलियन इन द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ दिसंबर। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ है इंडिया का बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी। और इंडियन इकॉनमी का जो पैटर्न रहा है हमेशा से, उसमें यही रहा है कि इंपोर्ट जो होता है हमारा, जो हम कह सीधे बोले इंपोर्ट बिल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे एक्सपोर्ट रिसीट से ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंडिया है वो ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में रहता है। But recently, India's export items worth $23.8 billion during the first 3 weeks of December, and it is up approximately 36.2% in comparison to the previous year. तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस बार दिसंबर के महीने में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $23.8 बिलियन का इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोर्ट किया है पिछले 3 वीक्स में, और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 36% ज़्यादा है। तो इसका सीधा रीज़न, एक्सपोर्ट डिमांड्स फॉर गुड्स आर इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ फियर ऑफ ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी ग्लोबल इकोनॉमी पर और इंडियन इकोनॉमी पर देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल डिमांड फॉर मर्केंटाइज है, गुड्स है, वो इंक्रीज़ हो रही है और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। द ग्रोथ वॉज 27.7% एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड ऑफ 2020। तो प्री कोविड सिचुएशंस के कंपैरिजन में या प्री कोविड टाइम के कंपैरिजन में भी 27% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है तो अगर आइटम्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं या कमोडिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द आइटम जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मैकेनिकल पार्ट्स, इन सब में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है सिग्निफिकेंटली। केवल पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स में कम इंक्रीज देखने को मिला है ओवर दीज पैंडेमिक ईयर्स। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, और इसके अलावा कुछ नए एक्सपोर्ट पार्टनर भी सामने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। केरला टॉप्स नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। So poll bound Uttar Pradesh has once again figured at the bottom of 19th large state on 4th नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग की 4th हेल्थ इंडेक्स पब्लिश हुई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना जो हैं वो टॉप 3 स्टेट्स हैं। किस बारे में? इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। तो हेल्थ को लेकर के नीति आयोग ने चौथी बार 4th टाइम अपनी इंडेक्स पब्लिश करी है, और केरला ने फिर से बाजी मारी है। केरला इज ऑन नंबर 1 पोजीशन
4th टाइम। तो चौथी बार भी केरला ने ही फर्स्ट पोजीशन कैप्चर करी है, और इसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। तो साउथ के जो स्टेट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द नॉर्थ स्टेट्स एज पर द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। और जो इस बार वर्स्ट परफॉर्मर रहा वो उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस रही वो सबसे खराब रही अमंग ऑल 19 लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया। पिछली बार की अगर इंडेक्स देखें तो उसमें बिहार और मध्य प्रदेश वर द सेकेंड एंड थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर रिस्पेक्टिवली। तो ये लार्ज स्टेट की बात हो रही है। बेसिकली जो इंडेक्स बनती है वो जितने भी यूटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सबको मिलाकर बनती है। बट इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंपैरेटिबिलिटी, ऐसा ना हो कि बड़े स्टेट्स को छोटे स्टेट से कंपेयर कर दिया जाए, इसीलिए 3 कैटेगरीज में ये कंपैरिजन होता है, या 3 कैटेगरीज में हमें कह सकते हैं ये इंडेक्स पब्लिश करी जाती है: लार्ज स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और केवल बांग्लादेश के अलावा अप्रॉक्सीमेटली सारे स्टेट जो हैं वो इस इंडेक्स में, हेल्थ नीति आयोग जो पब्लिश करती है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट येस, दिस टाइम लद्दाख वॉज नॉट इंक्लूडेड ओनिंग टू इट्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। तो इस बार की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो इंडेक्स पब्लिश हुई है, उसमें वेस्ट बंगाल और लद्दाख का नाम, या लद्दाख ने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस। तो जितने बाकी जो अवेलेबल स्टेट्स और यूटीज़ हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। एंड द रैंकिंग विच पर्टेन टू द पीरियड जस्ट बिफोर द पैंडेमिक। तो जो भी ये रैंकिंग आई है, जो भी इंडेक्सिंग करी गई है, नीति आयोग ने करी है, दैट इज़ डेफिनेटली फॉर द बिफोर पैंडेमिक पीरियड। अगर आप देखें तो 2019 और 20 की रैंकिंग है ये। तो पैंडेमिक में स्टेट्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया उसका इम्पैक्ट फिलहाल के लिए इस इंडेक्स पर देखने को नहीं मिल रहा। तो ये एक नॉर्मल टाइम की हेल्थ परफॉर्मेंस की इंडेक्स है, जैसे कि जो कि इंडियन स्टेट्स ने परफॉर्मेंस अपनी रजिस्टर्ड करी है। एंड दिस इज़ द स्कोर कार्ड। अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो केरला जो है वो पिछले साल भी पिछली रैंक में भी फर्स्ट पोजीशन पर था, और इस जो 2019 और 20 की जो रैंक है इसमें भी केरला ने टॉप पोजीशन गेन करी है। यस, बट इस बार तमिलनाडु जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आया है, जबकि पिछली रैंक में, अगर पिछली रैंक में देखा जाए तो पिछली रैंक में आंध्र प्रदेश था सेकेंड पोजीशन में पिछली बार, तमिलनाडु जो था वो थर्ड पोजीशन पर था। तो केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनकी हेल्थ परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 में सबसे अच्छी रही। अगर बॉटम की बात करें तो डेफिनेटली यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड वर द बॉटम 4 स्टेट्स, जो कि पिछले रैंक में भी बॉटम 4 में थे और इस बार भी बॉटम 4 में ही है। हालांकि अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी की जो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी रही अमंग ऑल दीज। यूपी की जो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर वो सबसे अच्छी रही अमंग ऑल द स्टेट्स, बट स्टिल बिकॉज ऑफ सर्टन issues or certain parameters यूपी is on bottom state। आप देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 10। IPO party far away from over despite an unwelcome guest in Paytm। पेटीएम ने जिस तरह से आईपीओ में अपने डिसमल परफॉर्मेंस दी है उसके बाद भी इंडिया में अगर देखा जाए तो आईपीओ के जो नंबर्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। आईपीओ अभी भी कंपनीज रजिस्टर करती जा रही हैं। पेटीएम डिसमल आईपीओज एंड इट्स सब्सिक्वेंट लिस्टिंग डिबेकल हैज़ फेल्ड टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन फ्रेश इशुएंस हिटिंग द मार्केट दिस ईयर। तो कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना था कि आईपीओ की जो मार्केट है वो अभी फ़िलहाल के लिए सैचुरेट हो गई है और जिसकी वजह से पेटीएम का जो आईपीओ है वो अच्छा वैल्यू या अच्छा ट्रेड रजिस्टर नहीं कर पाया। बट एज पर दिस न्यूज़ पेटीएम के फेल्ड आईपीओ के बाद भी कई सारी कंपनीज जो हैं दे आर रेडी टू इशू फॉर or they are ready to go for IPO this year only। The IPO of 197 Communication, that is the parent company of Paytm, hit the market on November 8 and garnered the overall subscription of 1.89x the share on offer। तो जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था वैसे परफॉर्मेंस पेटीएम की नहीं रही। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करी जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स was subscribed only 2.79x while the retail portion was subscribed to 1.66 times only।
इवन जो पोर्शन रिजर्व किया गया था वेल्दी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, वो भी पूरा पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। और इस स्लैम परफॉर्मेंस के बाद या ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आईपीओ की पेटीएम के, जो कि बहुत ही वेटेड आईपीओ, तो जिसका बहुत टाइम से वेट चल रहा था कि हाँ पेटीएम का आईपीओ आएगा, और पेटीएम के आईपीओ के परफॉर्मेंस के बाद जो कि एक डिसमल परफॉर्मेंस रही, हमें कहते थे जैसा एंटिसिपेट किया गया था, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, वैसे परफॉर्मेंस ना होने के बाद से जो एक्सपर्ट्स थे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर थिंकिंग कि अब जो आईपीओ की मार्केट है दैट इज़ एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स द स्लम। But no, things have turned otherwise. Approximately 14 companies have hit the market or hit the stock exchange after Paytm offering. So Paytm के फेलियर के बाद भी 14 कंपनीज ने अपना आईपीओ रजिस्टर्ड किया या अपना आईपीओ लाया स्टॉक मार्केट में, एंड 10 ऑफ देम हैव सीन द ओवर सब्सक्रिप्शन। और 14 में से 10 कंपनीज की जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत अच्छी रही। अप्रॉक्सीमेटली 10 कंपनीज ने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा अपने आईपीओ में 5 टाइम्स ज़्यादा, with 8 getting oversubscribed in double digits। और 8 कंपनीज तो ऐसी थी, 8 कंपनीज के आईपीओस तो ऐसे थे जिन्होंने जस्ट डबल ओवर सब्सक्रिप्शन, डबल डिजिट का ओवर सब्सक्रिप्शन देखा। ऑफ 11 कंपनीज दैट सब्सिक्वेंटली लिस्टेड ऑन द बॉर्सर, 6 हैव सीन द डबल डिजिट गेन इवन ऑन अ वेरी सिंगल डे और डे 1। हालांकि उनमें से 14 में से केवल जो 3 थी उनके आईपीओ ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, एंड दिस इज द डिसेंट परफॉर्मेंस एज पर द मार्केट सिचुएशन और मार्केट वोलेटिलिटी। तो पास्ट फ्यू वीक्स की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए 14 कंपनीज की जो आईपीओ की परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, एंड द बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स हैज रैंक्ड और टैंक्ड 4.8% since November 10 and last day of Paytm IPO. In 2021, 63 companies have raised approximately 1.19 trillion through IPO so far. We have discussed number of time. और इस बार जो आईपीओ आया वो बेसिकली जो लॉस मेकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स थी उनसे आया, और इस बार का जो आईपीओ फोकस रहा वो स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन की तरफ ज़्यादा फोकस रहा, एंड देयर इज़ अ ह्यूज लिस्टिंग गेन्स वर फ्रॉम द की ड्राइवर्स दैट फ्यूअल द आईपीओ बूम फॉर दिस ईयर। तो दिस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग इट हियर, कि इस बार के जो स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली जो फिनटेक हैं, एजुकेशन टेक कंपनीज हैं, उनका आईपीओ ज़्यादा देखने को मिला। और आईपीओ में जो पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते थे उनका पार्टिसिपेशन भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है इस बार आईपीओज में और स्टॉक मार्केट में, एंड दिस इज द आईपीओ आफ्टर पेटीएम ऑफरिंग। पेटीएम के परफॉर्मेंस के बाद ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने आईपीओ लाया, और 10 और 11 कंपनीज का जो आईपीओ है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, केवल 3 के अगर कंपनीज को हम छोड़ दें तो। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। थर्ड कोविड शॉट आफ्टर 9 months ऑफ सेकेंड जैब। सो फाइनली एडिशनल जैब के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, और चिल्ड्रन के लिए जो कि 15 से ऊपर के हैं, 15 to 18 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है या हम कह सकते हैं एडोलसेंस हैं, टीन हैं, उनको कोवैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है। तो अब चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंस के लिए कोवैक्सीन जैब एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी गवर्नमेंट, और उसका अब ड्राइव स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिड एल्डरली है, कोमॉर्बिड एल्डरली मीन्स जो कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड, ऐसे एल्डरलीज को एडिशनल या थर्ड जैब दी जाएगी, बट देयर शुड बी द गैप ऑफ 9 months एज पर द गवर्नमेंट। तो अब 15 to 18 के जो चिल्ड्रन हैं वो, और कोमॉर्बिड जो एल्डरली हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, दे ऑल आर सेट एटलीस्ट 9 months गैप बिफोर गेटिंग द थर्ड डोज ऑफ कोवैक्सीन और कोविड वैक्सीन। तो अब एक एक्सटेंडेड ड्राइव गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था, और उसके अकॉर्डिंग 138 मिलियन एल्डरली पॉपुलेशन, 70 मिलियन एस्टिमेटेड एल्डरली विथ कोमॉर्बिडिटी, एंड 30 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स, 75 मिलियन चिल्ड्रन
100 million demands for a third dose। इस सब डेटा के अकॉर्डिंग जब थर्ड डोज की डिमांड आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन की डिमांड रहेगी, जस्ट टू सेव द कंट्री फ्रॉम ओमिक्रॉन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नथिंग टू वरी अबाउट RBI एलाइज फियर ओवर RBL। रिसेंटली RBL के एसेट क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। एक टॉप मैनेजमेंट ने RBI के टॉप मैनेजमेंट ने RBL के एसेट्स के बारे में कुछ कमेंट कर दिया था, जिसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया गया ऑन मेडिकल ग्राउंड और नए ऑफिशियल की जो नियुक्ति है वो होनी है। उसके बाद से स्पेकुलेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी कि RBL की जो असेट क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं है। बट सारी न्यूज़ को क्लैरिफाई करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंडे को बोला कि RBL इज़ वेल कैपिटलाइज्ड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। तो जो डिपॉजिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं RBL के, they should not need to worry and they should not to react to the speculative reports। जो speculative reports आ रही हैं उन पर rely ना करें। हालांकि इन सारी रिपोर्ट्स और इन सारी न्यूज़ और इस सारे इवेंट्स के बाद से RBL के जो शेयर हैं वो 18% तक फॉल कर गए हैं। मार्केट में -18.3% का फॉल रजिस्टर किया है RBL बैंक के शेयर प्राइसेस ने। हालांकि सेंट्रल बैंक ने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए स्पीड और तेज कर दी है, लेकिन सेंट्रल बैंक RBI का कहना है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इट इज़ जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू RBL और रेगुलेटरी और सुपरविजन मैटर से हो रहा है। इसका RBL की असेट क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो डिपॉजिटर्स जो हैं वो, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बेसिकली RBI का ये इसलिए भी कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमीडिएटली जो डिपॉजिटर्स हैं दे स्टार्ट गोइंग टू बैंक और ब्रांचेस फॉर टेकिंग ऑफ देयर मनी बैंक, जैसा कि यस बैंक के केस में हुआ था। इसीलिए RBI चाहती है कि थोड़ा सा जो स्पेकुलेटिव न्यूज़ हैं उनको कर्ब किया जाए और इसको लेकर के RBI ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि RBL जो है वो अभी सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल पोजीशन में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। 13 cities to ring in 5G services in financial year 2022। So commercial 5G services will be rolled out in 13 metropolitan cities of India, including all the available tier 1 cities approximately। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये न्यूज़ दिया और उसमें कहा सारे मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और कुछ टियर 1 के जो सिटीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा फॉर रोलिंग आउट द 5G सर्विसेज एंड डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रायल। तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, ऑल दीज आर ऑन द लिस्ट। और भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडा आइडिया विल एक्चुअली गो फॉर टेस्टिंग देयर स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो एजुकेशन, एंटरप्राइज, मोबिलिटी और सिक्योरिटी के फील्ड में 5G सर्विसेज का जो टेस्टिंग है वो इन 13 मेट्रोपॉलिटन और टियर 1 सिटीज़ में होगा। और इसके बाद इस ट्रायल के बाद ही जो प्राइसिंग को लेकर के और ऑक्शन को लेकर के और वैल्यूएशन को लेकर के सारी जो चीज़ें हैं वो कंसल्टेशन पेपर, इस रेगुलेशंस डिसाइड होंगे एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट वी कॉल इट ट्राइम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गूगल मूव्स कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन CCI प्रॉब इनटू पे स्टोर। तो प्ले स्टोर में जो एलिगेशन हमेशा से गूगल को लगते आए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की जो लिस्टिंग होती है, जो विजिबिलिटी होती है वो बायस होती है। तो उसको लेकर के हमेशा से गूगल पर एलिगेशंस रखते आए और गूगल की चूँकि मोनोपॉली है इस पर्टिकुलर प्ले स्टोर के केस में, तो गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करता है टाइम टू टाइम। इट इज़ क्लियरली विजिबल। हालांकि अब कई सारे और प्ले स्टोर्स भी आ रहे हैं, but yes, Google is still a dominant player into this field. So tech major Google on Monday filed a right petition फाइल करी है केरला हाई कोर्ट में। किस लिए? गूगल ने कहा है कि उसको और ज़्यादा टाइम चाहिए। किस लिए ज़्यादा टाइम चाहिए? इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी ऑफ CCI ने कुछ क्वेरीज करी थी प्ले स्टोर्स को लेकर के गूगल से और उसके लिए टाइम लिमिट दी थी कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप हमें अब इन सारी क्वेरीज का जवाब दें। तो फिलहाल के लिए गूगल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि वी वांट मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन अ प्रॉब इनटू द यूज ऑफ गूगल्स प्ले स्टोर पेटीएम सिस्टम फॉर इन ऐप परचेज एंड पेड एप्स।
तो CCI ने क्वेरीज करी थी गूगल के प्ले स्टोर को लेकर के। बेसिकली जो इन परचेज एप्लीकेशंस हैं, पेड एप्लीकेशंस हैं, उनको लेकर के। और गूगल ने जो रीज़न साइट किया है, गूगल ने ये साइट किया है कि रिसेंटली गूगल हैड एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द डेवलपर्स टू इंटीग्रेट विद प्ले स्टोर्स बिलिंग सिस्टम टू October 31st 2022, and which is one of the reason Google wants more time to respond to the CCI's queries. अगर स्टोरी की बात करें जो 2020 में गूगल सेज एप्लीकेशंस दैट सेल डिजिटल गुड्स विद इन द प्ले स्टोर हैव टू यूज इट्स बिलिंग सिस्टम वेयर इट चार्ज कमीशन ऑफ 30%। तो ये कहाँ से शुरू हुआ झगड़ा? बेसिकली 2020 में अब गूगल ने एक रेगुलेशन लाया जिसके तहत गूगल ने कहा ऐसे एप्लीकेशन जो कि किसी भी तरह के गुड्स को सेल करते हैं, डिजिटल गुड्स को सेल करते हैं, वो एप्लीकेशन गूगल का बिलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे और उस बिलिंग सिस्टम में जो गूगल था वो 30% का कमीशन चार्ज करता था। नवंबर 2020 में CCI ने इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अगेंस्ट प्रॉपिंग स्टार्ट कर दी आफ्टर रिसीविंग द अनोनिमस कंप्लेंट फ्रॉम डिफरेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। और इसके बाद से, इस प्रॉप के बाद से मार्च 21 में गूगल ने जो 30% की जो फीस थी उसको रिड्यूस करके 15% कर दिया डेवलपर्स के लिए। अक्टूबर 2021 में ADIF मूव्स टू CCI फिर से कि गूगल जो 15% फीस ले रहा है दैट शुड नॉट बी देयर, गूगल इज़ मिस यूजिंग इज डोमिनेंट पोजीशन। तो इसके बाद से ये जो इशू था और बर्न अप हो गया। हालांकि अक्टूबर 2021 तक गूगल ने एक्सटेंड कर दिया था इंडिया में डेडलाइन फॉर न्यू पॉलिसी टिल March 31st 2020। तो और इस प्रॉप के बाद गूगल ने क्या किया? गूगल ने कहा ठीक है, जो एंड टाइमलाइन दी थी उसको एक्सटेंड कर दिया कि अभी जो डेवलपर्स हैं जो अपने एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर्स पर रजिस्टर करते हैं उनको टाइमलाइन और दे दी कि ठीक है, हम आपको 31 मार्च 22 तक की टाइमलाइन दे रहे हैं कि आप जो नए गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करिए बिलिंग को लेकर के। हालांकि CCI का इस पर क्वेश्चन चल रहा है, CCI गूगल को प्रॉप कर रहा है। जो डेवलपर्स हैं, ADIF है और जो अदर कंपनीज हैं जो अपने एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर में लिस्ट करना चाहती हैं, उनका अलग इशू चल रहा है। उनको बोला गया है कि आप कंप्लाई करिए सारे नए रेगुलेशन को। लेट अस सी जो गूगल के जो नए रेगुलेशन आए हैं बिलिंग सिस्टम को लेकर के फाइनली कब तक इम्प्लीमेंट होते हैं, या CCI जो है उससे पहले प्रॉप कंप्लीट करके कोई एक्शन लेता है। इसी CCI के एक्शन को कर्ब करने के लिए जो गूगल है उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा है कि CCI जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए हमें और टाइम चाहिए। तो बेसिकली गूगल ये चाहता है कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं, डेवलपर्स हैं, वो सारे नए नॉर्म्स को कंप्लाई कर लें, इसके बाद जो है वो CCI को रिस्पॉन्ड करेगा गूगल। सो देखते हैं इस पर CCI क्या एक्शन लेता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 46.4 मिलियन ITRs फाइल्ड एमिड पोर्टल ग्लिच कंप्लेन। सो इन्फोसिस ने जो ITR फाइल के लिए जो ITR के लिए जो पोर्टल जनरेट किया था उस पर हमेशा से ही कंप्लेन आई थी। टेक्निकल ग्लिचेस इनिशियल लेवल से ही देखने को मिल रही थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फोसिस को टाइमलाइन भी दी थी कि उस टाइमलाइन के अंदर वो सारे ग्लिचेस को रिमूव कर दे। हालांकि उस टाइमलाइन के बाद भी कई सारे इनकम टैक्स पेयर्स ने ये भी बोला कि स्टिल टेक्निकल ग्लिचेस आर देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रॉक्सीमेटली 46.4 मिलियन ITRs हैव बीन फाइल्ड इंस्टेड ऑफ दिस पोर्टल ग्लिच। क्योंकि गवर्नमेंट ने पोर्टल ग्लिच को कंसीडर करते हुए जो ITR फाइल करने की जो डेट थी विदाउट एनी पेनल्टी वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी थी। सो विद इन जस्ट 3 days लेफ्ट फॉर द डेडलाइन ऑफ ITR फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 assessment year 21-22, around 46.4 million tax returns have been filed. और इन्फोसिस का ये कहना है कि इन्फोसिस इज कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग द पोर्टल एज वेल एज द कंप्लेंट दैट इन्फोसिस इज रिसीविंग ऑन सोशल मीडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली एक लार्ज अमाउंट का ITR फाइल हुआ है instead of all these technical glitches. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.